आज हमारा सेशन 3 है और लास्ट हमने जहाँ तक किया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परचेज ऑर्डर का लिया था कि किस तरीके से परचेज ऑर्डर बनता है और किस तरीके से काम करता है। तो आज उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और किस तरीके से वेंडर की लायबिलिटी क्रिएट होगी उसको हम देखेंगे और परचेज प्रोसेस उनको कंप्लीट हम देखेंगे। परचेज ऑर्डर के किस किस टाइप के परचेज ऑर्डर होते हैं वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परचेज ऑर्डर पे हम क्लिक करते हैं। लिखो नहीं, देख लो। लिख तो तुम बाद में लिखोगे, सिर्फ देखो। अच्छा, लास्ट हमने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था टेस्ट वेंडर के नाम से, जो कि इनवॉइस करते हुए हमें उसने एक मैसेज दिया था वर्क फ्लो का। अच्छा, वो वर्क फ्लो क्या होता है और उसका किस तरीके से वो लगता है वो हम बाद में देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैंने वो वर्क फ्लो जो है वो डिसेबल कर दिया ताकि हम जो है वो अपना काम स्मूथली कर सकें, और हमने उस परचेज ऑर्डर को इनवॉइस भी कर दिया था। दोबारा से हम परचेज ऑर्डर बिल्कुल स्टार्ट से जो जो लोग उस दिन नहीं थे या मिस कर दिया था जिन्होंने, तो आज दोबारा से हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। परचेज ऑर्डर किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे हम प्रोक्योरमेंट में सबसे पहला जो ऑप्शन नजर आ रहा है परचेज ऑर्डर, उसके बाद परचेज रिक्विजिशन, फिर रिक्वेस्ट फॉर कोड। ये मुख्तलिफ आप लोगों को पेन नजर आ रहे हैं कॉमन के अंदर। अब सबसे पहला जो है परचेज ऑर्डर। अच्छा, यहाँ से भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपने कहा कॉमन तो ये कॉमन फिल्टर हो जाएगा, और अगर आप इससे भी आगे जाना चाहें तो ये परचेज ऑर्डर फिल्टर हो जाएगा, बाकी सब यहाँ से निकल जाएंगे। इससे आगे भी अगर आप सिर्फ ऑल परचेज ऑर्डर, तो ऑल परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएंगे यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीजें जो है ना ये आपके अपने हाथ में होती है कि किस तरीके से आपको व्यू चाहिए होता है। हम दोबारा से एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ डिफॉल्ट परचेज ऑर्डर की डिफॉल्ट सेटिंग बताई थी कि किस तरीके से चीजें वेंडर पे लगती हैं और किस तरीके से चीजें जो है वो आइटम पे लगती हैं। जो जो डिफॉल्ट में आप चीजें वेंडर पे लगा देंगे वो वेंडर से उठ के आएंगी यहाँ पे, और जो चीजें आइटम पे लगा देंगे वो चीजें आइटम से उठ के यहाँ पे आएंगी। हमने अपना वेंडर सिलेक्ट किया यहाँ से जो हमने बनाया था। देखिए, हमने ये चीजें सेट की हुई हैं। डिफॉल्ट इसकी डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर वेंडर की हमने ये बताया कि इसकी जो साइट होगी ये कराची, और वेयर हाउस जो है वो कराची में डिलीवरी देगा। अगर आपने एक दफा डिफॉल्ट सेटिंग कर दी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठ के आएगा। सेकंड, जरूरी नहीं है कि आप इसको कराची में ही रिसीव करें। इसमें जब परचेज ऑर्डर पे ये आ जाएगा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं, वेयर हाउस भी चेंज कर सकते हैं और साइट। ये डिपेंडेंसी होती है कि जब आप एक वेयर हाउस साइट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेयर हाउस उसी के नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा। ये परचेज ऑर्डर का नंबर जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है, और ये परचेज की टाइप परचेज टाइप होती है कि परचेज ऑर्डर है, जर्नल है या रिटर्न ऑर्डर है। ठीक है, अभी हम फोकस कर रहे हैं परचेज ऑर्डर पे। रिटर्न टाइप और इन चीजों पे हम बाद में आते हैं। इसके नीचे इनवॉइस अकाउंट है। इनवॉइस अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर एक वेंडर की मल्टीपल शॉप्स हैं तो
वो ये कहता है कि हेड ऑफिस बिलिंग जो है वो आपने हेड ऑफिस पे करनी है। मटेरियल कोई भी शॉप जो है, कोई भी लोकेशन जो है ना, वो उससे आप ले सकते हैं, बट इनवॉइस जो करोगे आप, पेमेंट जो करोगे वो इस अकाउंट में करोगे। तो उस सूरत में इनवॉइस अकाउंट जो है वो चेंज होता है, यानी कि पेरेंट अकाउंट आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वेंडर अकाउंट होता है ये मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि हेड ऑफिस का एक अकाउंट है, उसके चाइल्ड जो है वो 10 ब्रांचेस हैं। तो 10 ब्रांचेस का जो पेरेंट अकाउंट होगा, जो इनवॉइस अकाउंट होगा, वो अलग हो सकता है। सबकी जो इनवॉइसिंग होगी, बिलिंग होगी, वो उस पेरेंट अकाउंट पे हो रही होगी। और डिटेल अगर देखना चाहेंगे तो डिटेल जो है वो वेंडर अकाउंट पे आ रही होगी उसकी, कि आपने माल कहाँ से रिसीव किया था और चार्ज, बिल कहाँ चार्ज हुआ। तो वो दोनों चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं। और इन केस के आपने कहा कि एक ही जगह पे बिल करना है, एक ही जगह से डिलीवरी होनी है, तो ये फिर एक ही अकाउंट मैप हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आईडी क्या होती है कि एक मॉड्यूल होता है डायनामिक्स के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट का। तो अगर उसमें आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है तो आप उसको भी मैप करवा देते हैं यहाँ पे, कि जितनी भी आपकी, ये देखें ये मेरे पास क्योंकि ये मेरे पास कॉन्फ़िगर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर है, तो इसलिए मैंने जितने प्रोजेक्ट वहां पे ओपन किए हुए हैं और जिनका स्टेटस इन प्रोसेस होता है उनको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो मटेरियल या जो भी चीज मैं परचेज करने जा रहा हूँ ये पर्टेन करेगा इस प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, परचेज एग्रीमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको जब हम एग्रीमेंट देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, जो कि वेंडर के साथ हम एग्रीमेंट डील कर लेते हैं कि हमें क्वांटिटी बेस या वॉल्यूम बेस या अमाउंट बेस जो है ना, हम उनके साथ डील बना लेते हैं और सिस्टम में वो एग्रीमेंट क्रिएट कर देते हैं। उस एग्रीमेंट की बेस पे सिस्टम हमें रेट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो भी रेट वो हमें ऑफर करता है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से एग्रीमेंट बनेगा, किस तरीके से सिस्टम में इन होगा और फिर उसकी रिफ्लेक्शन परचेज ऑर्डर पे कैसे आएगी। वो हम जब परचेज एग्रीमेंट वगैरह देखेंगे तो तब आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, ये बैंक डॉक्यूमेंट जो है ये इंपोर्ट, जो मोस्टली जो इंपोर्ट करता है तो उसके लिए ये चीज होती है कि मैं बाहर से कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कलेक्शन के थ्रू कर रहा हूँ, लेटर ऑफ गारंटी के थ्रू कर रहा हूँ या लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू कर रहा हूँ। तो ये बैंक डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली इंपोर्ट के लिए काम आता है, लोकल के लिए ये काम नहीं आता। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में बायर ग्रुप वगैरह जब हम बना लेते हैं वेंडर की, वेंडर मास्टर पे जाके, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वेंडर मास्टर पे बायर ग्रुप हम क्रिएट कर लेंगे, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वहां पे कोई आपने बायर ग्रुप लगा दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ऑर्डर भी कभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से ये ऑर्डर है और रिक्वेस्टर कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, ये किसकी बिहाफ पे आप ये चीज मंगवा रहे हैं। यहाँ पे आपने ओके प्रेस करना है और ये आपसे आप हेडर ओके परचेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ये परचेज ऑर्डर लाइन आइटम पे आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को दो व्यू बताए थे, इसके हेडर व्यू और लाइन व्यू। इस वक्त आप लाइन व्यू पे मौजूद हैं, आपको हेडर व्यू पे जाना है तो आप वापस से क्लिक कर सकते हैं हेडर व्यू पे। और अब जो इंफॉर्मेशन पहले आपने देखी थी उससे कहीं ज्यादा हेडर व्यू में आपको इंफॉर्मेशन नजर आ रही होगी मुख्तलिफ के, इंटरनेट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, इसके स्टेटस। आगे चल के मैं आपको स्टेटस भी बताऊंगा, ये चारों स्टेटस क्या होते हैं, किस वक्त क्या स्टेटस इसका होता है, डॉक्यूमेंट स्टेटस क्या होता है, अप्रूवल स्टेटस इसका क्या चीज होती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वेंडर की पोस्टिंग प्रोफाइल, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि वेंडर की जो पोस्टिंग प्रोफाइल होती है ये आपकी जीएल से इंटीग्रेशन करती है, बेसिकली जीएल से इंटीग्रेशन करती है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखेंगे तो वेंडर पोस्टिंग प्रोफाइल के अगेंस्ट जो जो जीएल कोड मैप होंगे वो सब आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएंगे।
बेसिकली वेंडर पोस्टिंग प्रोफाइल जो है इंटीग्रेट होती है वेंडर ग्रुप के साथ, और वेंडर ग्रुप जो है ना जीएल के साथ एसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे दो वेंडर पोस्टिंग प्रोफाइल हमारी बनी हुई है, एक प्रीपे की है, प्रीपे मतलब एडवांसेस की है, और दूसरा नॉर्मल पेमेंट की होती है। नॉर्मल पेमेंट अगर हम करेंगे तो उसमें ये जीएल इफेक्ट करेंगे, इनमें जिससे भी वो आइटम जो आपका वेंडर पर्टेन करता है, लाइक मैंने अभी जो मैप करवाया हुआ है लोकल वेंडर करवाया, लोकल वेंडर पे ये जीएल हिट करेगा। और अगर प्री पेमेंट की हम बात करें तो लोकल वेंडर पे ये वाला जीएल एडवांसेस टू सप्लायर के नाम से है जो ये हिट करेगा। इसके अलावा जीएल की इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं है। आइटम ग्रुप के थ्रू मैंने आप लोगों को बताई थी, और वेंडर की वेंडर ग्रुप के थ्रू मैंने बताई है। वेंडर ग्रुप देन वेंडर पोस्टिंग प्रोफाइल, ये मैप। इन केस कि आपको एडवांस का पीओ बनाना है तो आप इसको जस्ट प्रीपे कर देंगे तो ये फिर जीएल में एडवांस पे जाके हिट करेगा ऑटोमेटिकली। नंबर सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मल्टीपल अलग अलग इनवॉइस नंबर जनरेट करने के लिए बेसिकली होता है। अगेन ये वही बाय ग्रुप ऑर्डर और ये सब चीजें वही चीजें नजर आ रही हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी। एड्रेस, जो एड्रेस हमारा मैप होगा वो एड्रेस हमारा यहाँ जाएगा, और आपको मैंने बताया था कि यहाँ से हम मजीद एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। ये वाली फील्ड जो है अटेंशन इंफॉर्मेशन की, ये वो फील्ड होती है जो कि आपको वेंडर को कोई इंफॉर्मेशन देनी है उसे, तो आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं जो कि उसे परचेज ऑर्डर के ऊपर नजर आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें लिखना चाहें। ये डिलीवरी की डेट होती है कि भाई मैं रिक्वेस्ट मेरी उनके साथ डील ये हुई है वेंडर के साथ कि आप मुझे जो है विद इन अ वीक जो है वो डिलीवरी दे देंगे, तो आप उसमें डिलीवरी डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई इस तारीख को मुझे ये डिलीवरी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के अंदर टैंक लॉरी, कैरियर सर्विसेज, कैरियर ग्रुप, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। कंफर्म डिलीवरी डेट क्या है कि भाई किस तारीख को आप 100% डिलीवरी मुझे करेंगे, तो वो आप दे सकते हैं। मोड ऑफ डिलीवरी क्या है वो भी आप लोगों को मैंने बताया था कि कौन सी मोड ऑफ डिलीवरी है। यहाँ पे आप अपने, अगर इन केस के कोई मोड ऑफ डिलीवरी नहीं है तो आप अपना राइट क्लिक करके और यहाँ पे अपने मोड ऑफ डिलीवरी क्रिएट कर सकते हैं। डिलीवरी टर्म है, डिलीवरी टर्म भी आप अपनी बना सकते हैं। कोई भी चीज इसमें स्टैटिक नहीं है कि फिक्स्ड नहीं है बेसिकली। प्राइस एंड डिस्काउंट, करेंसी के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्म ऑफ पेमेंट यानी कि 30 डेज का क्रेडिट है, 15 डेज का क्रेडिट है, जितने दिन का भी क्रेडिट है, कैश है, एडवांस है, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस डेट जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे आपकी जो ड्यू डेट होगी वो उतने दिन के बाद की होगी। और इन केस के आप कह रहे हो कि डेज, क्रेडिट डेज तो ये है, बट ड्यू जो है ये 15 दिन में हो जाए, तो यहाँ पे ड्यू डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा, चेक भी हो सकती है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। जो भी आपके मेथड ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट बने होंगे यहाँ पे आप मजीद भी बना सकते हैं। जो जितने भी बने होंगे वो आप यहाँ पे उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था, शेड्यूल बताया था, कैश डिस्काउंट बताया था। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, और अगेन आपको बता रहा हूँ कि कोई डिस्काउंट या कोई चीज या कोई पेमेंट शेड्यूल बना के आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल डायमेंशन है। फाइनेंशियल डायमेंशन आप यहाँ से मैप करके बताएंगे कि भाई बेसिकली इसको जीएल अकाउंट तो हमने बता दिया वेंडर पोस्टिंग प्रोफाइल के थ्रू, बट आप यहाँ से डायमेंशन भी बता सकते हैं कि बिजनेस यूनिट कौन से में हिट होगा ये, और डिपार्टमेंट के किसके लिए आप ये मंगवा रहे हैं। ठीक है, फ्रेंचाइज अगर कोई साइट के लिए है तो वो उसके, अच्छा ये जो फाइनेंशियल डायमेंशन है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। आप ये मत सोचिएगा कि भाई हम मुझे तो ये बिजनेस यूनिट डिपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, और आप लोग जब डायनेमिक्स में जाके देखेंगे तो आप लोगों को फर्ज करो ये नजर ना आए तो आप लोग परेशान हो। हर एक कंपनी के बिजनेस फाइनेंशियल डायमेंशन अपने अपने होते हैं, वो कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं, कर सकते हैं। बिजनेस यूनिट
मुझे नहीं पता कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरे कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर जगह हर कंपनी में एम्प्लॉय जो है वो उसके साथ एसोसिएट हो फाइनेंशियल डायमेंशन के साथ, ये जरूरी नहीं है। अगेन ये नीड बेस होता है कि आपकी कंपनी को इसकी नीड है या नहीं है। हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, हेडर व्यू हमारा कंप्लीट होता है। हेडर व्यू में यही सारी चीजें आ रही होती है, जो जो चीजें आपको अंदर नजर आ रही होती है, यहाँ पे ऊपर आपको ओवरव्यू के अंदर ये पूरी नजर आ रही होती है, जो सिलेक्शन होती है। ये परचेज ऑर्डर नंबर है, ये वेंडर है, अकाउंट नंबर, ये इनवॉइस, ये कराची की साइट है, ये पीकेआर करेंसी है, ये पेमेंट टर्म्स है, ये चेक मेथड ऑफ पेमेंट है, ये सारी डिलीवरी डेट है, सब चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही होती है। आ जाए लाइन व्यू में। लाइन व्यू के अंदर हम आइटम हम सिलेक्ट करते हैं। जो भी आइटम आप सिलेक्ट करना चाहें आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो देखिए, ये आइटम मैंने सिलेक्ट किया, अगर उसके अगेंस्ट जो साइट वेयर हाउस या जो जो चीजें उसकी बैकएंड पे लगी होंगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है ना वो उठा लेगा। ठीक है, उसके प्राइस अगर लगा होगा तो प्राइस भी उठा लेगा। इन केस के प्राइस नहीं है तो आप यहाँ से प्राइस भी चेंज कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं 90,000 इसको कर रहा हूँ। 90,000 क्यों कर रहा हूं मैं, इसकी आगे जाके वजह भी बताऊंगा। लाइन व्यू के अंदर आपको जर्नल के अंदर ये मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी, यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। सेटअप के अंदर उसका टैक्स ग्रुप और ये सारी चीजें आप बता सकते हैं कि भाई कौन सा टैक्स ग्रुप इसके पे एप्लीकेबल होगा, सेल टैक्स ग्रुप कौन सा है, आइटम सेल्स टैक्स ग्रुप कौन सा है, ये सब आप मैप करवा सकते हैं। एड्रेस के अंदर एड्रेस और अटेंशन इंफॉर्मेशन। अच्छा, दो इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन आपने हेडर व्यू में देखी थी और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको अटेंशन इंफॉर्मेशन की। ये वाली जो अटेंशन इंफॉर्मेशन है ये पर्टिकुलर इस लाइन के लिए है। हर लाइन के लिए आप अलग अलग इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मैंने यहाँ पे लिखा और मैं इसमें एक और लाइन ऐड की मैंने, और ये आइटम मैंने इसमें चेंज कर दिया। अच्छा, एक मिनट, ये अच्छा हुआ एक मैसेज आपके सामने डिस्प्ले है। ये देखिए, ये आपको क्या कह रहा है कि वेंडर कोड 319 इज नॉट ऑथराइज्ड फॉर एफए ऑन दिस। इसका मतलब ये है, हम मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट जो होती है, ऑथराइज्ड वेंडर जो होते हैं उसकी एक लिस्ट बनती है। बट अगर आपने चेक के अंदर उसकी सेटअप के अंदर वार्निंग बताई है, जो मैं बता चुका हूं पहले, वार्निंग अगर आपने बताई है तो वो सिर्फ एक वार्निंग देगा, जैसे अभी उसने आपको एक वार्निंग इशू की है। अगर ये होता कि एरर दे दे तो ये आपको ऐड भी नहीं करने देता, ये आपको कहता कि आप इससे ये माल ले ही नहीं सकते, ये मटेरियल आप इनसे नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी आप लोगों को मैंने एक चीज दिखाई थी कि यहाँ पे मैंने लैपटॉप लिखा था, इसके इसके मुख्तलिफ वेरिएंट एक्टिव हुए हैं, जिसकी वजह से ये हमें कह रहा है कि मुझे वेरिएंट दो। जो आप लोगों को मैंने आइटम क्रिएट करते हुए बताया था कि मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट हम ले सकते हैं। कोई ऐसा आइटम ले लें जिसमें कि हमारा कोई
ये देखें इसमें भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि ये ऑथराइज वेंडर नहीं है। ठीक, अब ये देखें मैंने इसमें लैपटॉप लिखा था, तो लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एचपी का लैपटॉप होना चाहिए, कोर i5 होना चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन। अब इस लाइन पे जब आएंगे तो इस लाइन पे आप इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, अटेंशन इंफॉर्मेशन, कि भाई ये आइटम ये होना चाहिए। ठीक है, तो और जो ऊपर वाली अटेंशन इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये वाली, ये देखें ये जनरल इंफॉर्मेशन है और वो पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। क्लियर ये बात? सही। इसके अपने आप प्राइस वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट के अंदर देखिए साइट और वेयर हाउस, जो आपके हेडर के अंदर साइट और वेयर हाउस था ऑटोमेटिकली फिर वो लाइन पे उठा लेगा सिस्टम खुद ही। जो भी आप लाइन न्यू लाइन भी ऐड करेंगे तो जो हेडर पे इंफॉर्मेशन होगी ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा। ये डिलीवरी डेट भी जो आपने हेडर पे सेट की होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा। और ओवर डिलीवरी अंडर डिलीवरी का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अंडर डिलीवरी क्या होती है और ओवर डिलीवरी क्या होती है। ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर अंडर डिलीवरी लेनी है या ओवर डिलीवरी लेनी है तो आप बता सकते हैं कि भाई कितने परसेंट जो है ना ओवर डिलीवरी हम ले सकते हैं और कितने परसेंट हम इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ये बारकोड का आप लोगों को लास्ट बताया था कि बारकोड मेंशन कर सकते हैं, बारकोड का सेटअप अगर कोई बारकोड बेस ओपन किया है आप लोगों ने आइटम तो। ये प्राइस एंड डिस्काउंट जो चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है व्यू के अंदर, वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होती है कि प्राइस यूनिट क्या है बेसिकली। ये साथ ये सेटअप से उठ के आ रही होती है कि भाई ये जो प्राइस है ये एक क्वांटिटी का यूनिट प्राइस उसकी ना एक क्वांटिटी के प्राइस होंगे। ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने आप लोगों को हेडर पे बताया था कि प्रोजेक्ट आईडी आप मेंशन करते हैं तो वो फिर उठ के आ जाती है। ये आइटम नंबर, ये बेसिकली आइटम नंबर इसका आइटम नंबर दिखा रहा होता है जिस लाइन, अच्छा जिस लाइन पे आप खड़े होते हैं सारी इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड ये पर्टेन करती है, ये याद रखिएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 10 आइटम पे सेम इंफॉर्मेशन आ रही हो, नहीं, हर लाइन की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को नजर आएगी। ये फॉरेन ट्रेडिंग में ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन कोड, ट्रांसपोर्ट कोड वगैरह वगैरह ये सब उसके लिए यूज होता है। ये फिक्स एसेट के लिए होता है कि इन केस के कोई फिक्स एसेट है तो आप यहाँ पे चेक लगाते हैं और उसका ग्रुप आप मेंशन करते हैं कि ये किस से पर्टेन करता है, तो उसका जो नंबर होगा फिक्स एसेट का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फाइनेंशियल डायमेंशन, जो फाइनेंशियल डायमेंशन मैंने हेडर व्यू में सेट किए थे वो देखें यहाँ पे उठ के आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी हो जाएंगे। हर लाइन के अपने अपने डायमेंशन भी हो सकते हैं। तो हेडर व्यू और लाइन व्यू आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से ये काम करता है। जब ये परचेज ऑर्डर कंप्लीट बन जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर वर्क फ्लो भी लगा सकते हैं, वर्क फ्लो भी लग सकता है सब चीजें, बट उस वक्त तक ये काम नहीं आएगा जब तक इसको कंफर्म ना कर दिया जाए। देखिए ये यहाँ पे डिसेबल आ रही है सारी फील्ड्स, ये इनवॉइस भी डिसेबल आ रही है सब। यहां से हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करेंगे तो ये आपकी अगली जितनी भी टैब्स हैं वो इनेबल हो जाएंगे।
सिस्टम थोड़ा सा स्लो परफॉर्म कर रहा है। वैसे नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता, 1 से 2 सेकंड में ये कंफर्म हो जाता है। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो आपको ये कंफर्म वाले परचेज ऑर्डर कंफर्म वाली स्क्रीन पे भी नजर आएगा, इसका प्रिंट और ये सब चीजें आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद रिसीव में आएंगे और ये प्रोडक्ट रिसिप्ट। अब आप क्या काम करने जा रहे हैं कि अब उस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर को रिसीव करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर को रिसीव करने जा रहे हैं, यानी कि मटेरियल अब आपके पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो वो डिलीवरी चालान लेके आएगा या डॉक्यूमेंट लेके आएगा, उस पे एक नंबर मेंशन होगा जिसे प्रोडक्ट रिसीप्ट कहते हैं या डिलीवरी चालान कहते हैं। वो नंबर आपने यहाँ एंटर किया, सेटअप में जाके उस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट किया, किस डेट को वो रिसीव हो रहा है। अगर कोई कमेंट्स है तो वो भी लिख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट डेट यानी कि जो वो डॉक्यूमेंट दे रहा है आपको पर डिलीवरी चालान जो दे रहा है वो उसकी क्या डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइन के अंदर आप लोग को नजर आ जाएगा कि भाई क्या चीज है और कितनी चीज है। इन केस के आपने 5 ऑर्डर किया था और वो लेके 1 आया तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पार्शियल डिलीवरी जिसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से टोटल सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना टोटल बन रहा है। इसमें अगर कोई चार्जेस होते तो चार्जेस भी नजर आते हैं, अगर कोई सेल टैक्स होता तो सेल टैक्स भी नजर आता, कोई डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट भी नजर आता। सब चीजें यहाँ पे नजर आती है। यहाँ पे सेल टैक्स अलग से भी नजर आता है कि भाई अगर इसके ऊपर कितना सेल टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, व्यू चार्जेस, इसमें वो तमाम चार्जेस भी नजर आते हैं जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। इसके बाद जब आपने ये यहाँ पे प्रोडक्ट रिसीप्ट, डेट और क्वांटिटी कंफर्म कर ली, उसके बाद आपने ओके प्रेस किया तो ये आपकी प्रोडक्ट रिसीप्ट यानी कि डिलीवरी चालान क्रिएट कर देगा। देखें, जब डिलीवरी चालान कंप्लीट हो गया या आपकी क्वांटिटी कंप्लीट हो गई, जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर था उतनी ही क्वांटिटी रिसीव हो गई, तो आपको आपको यहाँ पे ये डिसेबल हो जाएगी सारी चीजें। जी डिलीट कर दिया, डिलीट डिलीट कर दिया। ठीक है, ये जब प्रोडक्ट रिसिप्ट उस, अच्छा अगर इन केस के कोई क्वांटिटी उसकी बाकी होती, इन केस की उसकी क्वांटिटी बाकी होती तो ये प्रोडक्ट रिसिप्ट अभी भी इनेबल होती, ये बंद नहीं होती, बट उसकी क्वांटिटी कंप्लीट हो गई तो इसलिए ये क्लोज हो गई यहाँ से। और प्रोडक्ट रिसिप्ट में जाके आप देख सकते हैं ये लाइन में, ठीक है, ऑर्डर इतना था, रिसीव इतना, रिमेनिंग खत्म, रिमेनिंग क्वांटिटी। अच्छा, अभी तक
जो लास्ट हम यहां तक हम पहुंचे थे, अब मैं वापस से बता देता हूं कि इस वेंडर पे किसी किस्म की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। इससे पहले हमने एक परचेज ऑर्डर बनाया था इसका, उसके 70,000, अगर आप इस पे राइट क्लिक करके व्यू करेंगे, व्यू डिटेल में जाएंगे तो आपको इसका बैलेंस नजर आ जाएगा कि इसका कितना बैलेंस है। ये देखें, ये कह रहा है कि 70,000 है, ठीक। अभी 90,000 का जो हमने 90,000 का जो परचेज ऑर्डर रिसीव किया है उसका इंपैक्ट अभी तक नहीं आया। उसका इंपैक्ट कब आएगा वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं कि इनवॉइस पे गए और इनवॉइस पे क्लिक किया, किसी भी वेंडर की लायबिलिटी बुक करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो वो परचेज ऑर्डर के थ्रू कर सकता है या फिर वो इनवॉइस जनरल के थ्रू कर सकता है। इनवॉइस जनरल के थ्रू करेंगे तो वो एक मैनुअल एंट्री होती है, परचेज ऑर्डर के थ्रू करेंगे तो उसमें पूरा रिकॉर्ड उसका मेंशन होता है कि क्या चीज हमने परचेज की थी इनसे। यहाँ पे आपने उसको इनवॉइस नंबर बताया, उसकी अगर इनवॉइस की डिस्क्रिप्शन है तो वो आपने बताई, और इसमें आपने ये देखें, अब ये जो ड्यू डेट दिखा रहा है ये 30 डेज बाद की दिखा रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो पेमेंट टर्म्स थी हमारी, उसमें क्या चीज मेंशन की थी हमने, 30 डेज का मेंशन किया था। 30 डेज का मतलब है कि आज से 30 डेज बाद हमारी पेमेंट ड्यू होगी। तो ये आपको पहले बता रहा है कि ड्यू डेट इसकी बनेगी 21 अप्रैल। आपने यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा, यहाँ पे आपको अगर मल्टीपल परचेज ऑर्डर की एक इनवॉइस होती तो यहाँ से आप दूसरा परचेज ऑर्डर भी इसका ऐड कर सकते थे। यहाँ से भी आप टोटल सम अप देख सकते हैं क्लिक करके। पोस्ट पे आपने क्लिक किया और यहाँ से पोस्ट कर दिया। अब देखिए इसका स्टेटस चेंज हो गया। अभी मैं थोड़ी देर में आपको स्टेटस के बारे में बताता हूँ। पहले ये देख लें कि इस वेंडर की लायबिलिटी यानी कि इसका जो बैलेंस था, अभी हमने देखा था 70,000 हमें दिखा रहा था। अब जब जाके बैलेंस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको इसका बैलेंस 160 की ट्रांजैक्शन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप ओपन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से। ये देखें 70,000 का हमने एक 70,000 का हमने एक परचेज ऑर्डर बनाया था और 90,000 का एक बनाया है, तो वो आपको दोनों परचेज ऑर्डर दिखाएगा यहाँ पे कि भाई ये इनवॉइस नंबर इसके अगेंस्ट और इनवॉइस नंबर इसके अगेंस्ट, ये 17 तारीख को आई थी और ये 22 तारीख को आई, राइट। तो ये पूरा आपको बैलेंस भी बताएगा और पूरी ट्रांजैक्शन भी वो रिकॉर्ड करता रहेगा। अब देखें, अगर फर्ज करके आप ट्रांजैक्शन में हैं तो आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इसका परचेज ऑर्डर नंबर कौन सा था, और उस परचेज ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ से शो करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको परचेज ऑर्डर पे ले जाएगा और उसे ओपन कर देगा। ये आपका परचेज ऑर्डर था, अब ये आपका ओपन। मतलब ये है कि डायनेमिक्स के अंदर कहीं पे भी आप रिस्ट्रिक्ट नहीं है। आप किसी भी स्क्रीन पे खड़े हैं तो उससे लिंक्स जितने भी होते हैं वहां पे आप डिफरेंट तरीके से क्लिक करके आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। अब मैं ट्रांजैक्शन पे था, ट्रांजैक्शन से मैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं बैलेंस पे था, बैलेंस से मैंने उसकी ट्रांजैक्शन देखी, ट्रांजैक्शन के बाद मैंने उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा, डॉक्यूमेंट से मैंने कहा कि ये परचेज ऑर्डर है, इसके ऊपर क्लिक किया और पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर पे आ गया। अब परचेज ऑर्डर पे आके आप इस आइटम पे क्लिक करेंगे तो आइटम पे चले जाएंगे, प्रोक्योरमेंट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो उसकी कैटेगरी पे चले जाएंगे, वेंडर पे क्लिक करेंगे तो वेंडर पे चले जाएंगे। ये मैंने आइटम पे क्लिक किया तो अभी आपको आइटम पे लेके चला जाएगा, राइट। ये बात क्लियर है। ये ट्रांजैक्शंस आप लोगों को समझ में आ गई है सारी। अब इसकी लायबिलिटी जो है वो
हमारे ऊपर हो गई है वेंडर की लायबिलिटी कि भाई एक 160 जो है 1000 जो है ना इसके हो गए हमारी तरफ, राइट। परचेज ऑर्डर के मुतालिक अभी कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, वरना मैं स्टेटस के बारे में बता देता हूँ। एग्रीमेंट आगे चल के बताऊंगा। नेक्स्ट ट्यूसडे की जो क्लास होगी ना उसमें मैं एग्रीमेंट करूंगा कि हमने लायबिलिटी देखनी हो, पोस्टिंग प्रोफाइल जो अभी हमने लगाई थी वो वापस देखना चाहेंगे। जी, आप यहाँ से आप इसके वेंडर पे गए, वैसे तो आप इसके पर्टिकुलर इस पीओ पे ही देख सकते हैं कि यार इस पीओ पे मैंने क्या पोस्टिंग प्रोफाइल लगाई है, तो ये यहाँ पे आपको ये बता रहा होता है कि ये सेटअप के अंदर कि इसके ऊपर ये पोस्टिंग प्रोफाइल लगी हुई प्री पे, ये लगी हुई, राइट, प्री पे, ओके समझ गए। और दूसरे पे देखना चाहें तो दूसरे पे भी ये देख सकते हैं, जो जीएल जो हेड लगा हुआ है, जीएल इस वेंडर के पीछे जो पोस्टिंग प्रोफाइल लगी हुई है उसमें इसकी ट्रांजैक्शन गई, इस पे वीपीपी लगी हुई है और एक पे प्री पे लगी हुई है, दो हमने क्रिएट किए हैं। और दूसरा तरीका इसका ये होता है, अगर इन केस के आप इसकी ट्रांजैक्शन देख रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी, इन दोनों की ट्रांजैक्शन के अंदर भी पेमेंट पे जब आएंगे, पेमेंट ये जनरल में आएंगे तो आपको ये बता रहा होता है कि यहाँ पे कौन सी पोस्टिंग प्रोफाइल की ट्रांजैक्शन है। इस पे देखेंगे, इस पे ये प्री पेमेंट आ, क्लियर है। मतलब हर जगह से आपको पता चल रहा होगा कि भाई ये एडवांस की पेमेंट है या नॉर्मल पेमेंट है जनरल के अंदर। ये अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, आप इसको जो है यहाँ पे भी ऐड भी कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर्म को। हमारे पास 4 स्टेटस होते हैं। सबसे पहले ओपन स्टेटस। ओपन स्टेटस क्या होता है? ओपन स्टेटस का मतलब ये होता है कि अभी तक ये परचेज ऑर्डर 100% कंप्लीट नहीं हुआ। फर्ज करें कि आपने एक परचेज ऑर्डर बनाया है, एक 100 क्वांटिटी का, एक आइटम है लेकिन क्वांटिटी उसकी 100 है। वो एक आइटम जब तक उसकी क्वांटिटी 100 कंप्लीट नहीं हो जाएगी उस वक्त तक उसका स्टेटस ओपन ही आता रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप। चाहे 0 क्वांटिटी रिसीव हुई हो या 99 रिसीव हो गई हो, उसका स्टेटस जो है वो ओपन ही रहेगा। ठीक है, ठीक, सही है। जब ये पहला स्टेटस क्लियर हो गया, सेकंड रिसीव्ड। सेकंड जो स्टेटस होता है रिसीव्ड, इसका मतलब है कि आपने 100% क्वांटिटी रिसीव कर ली फॉर ऑल आइटम्स। पहला सिनेरियो था कि एक आइटम था 100 क्वांटिटी। दूसरा सिनेरियो ये है कि 100 क्वांटिटी है और 10 आइटम है मुख्तलिफ अलग अलग। तो जब तक के आप उन 10 के 10 आइटम को और उसकी तमाम क्वांटिटी को रिसीव नहीं करेंगे उसका स्टेटस ओपन रहेगा। जब आपने उसकी तमाम चीजें रिसीव कर ली तो उसका स्टेटस हो जाएगा रिसीव, उसका स्टेटस हो जाएगा रिसीव। जैसे कि ये आपको रिसीव नजर आ रहा है, यहां से आप जब जाके देखेंगे तो आपको इसकी ऑर्डर क्वांटिटी और रिसीव क्वांटिटी 100% मैच मिलेगी। सही है, राइट। ये रिमेनिंग क्वांटिटी अगर इसमें कोई शॉर्ट आएगा, मिसाल के तौर पे 10 क्वांटिटी थी, 3 रिसीव हुई तो 7 इसमें आएगा। नेक्स्ट टाइम 7 ऑर्डर में आ रहा होगा, फिर जितने रिसीव किए होंगे रिमेनिंग उसमें चला जाएगा। तो ये पूरी एक साइकिल चलती है जब तक कि 100% रिसीव ना हो जाए। ये समझ में आई आप लोगों को? सही। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 10 क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी, रिसीव्ड क्वांटिटी और रिमेनिंग क्वांटिटी। हमने यहाँ पे 3
दिस माइनस दिस, ये रिमेनिंग में चला जाएगा। अब नेक्स्ट जब ऑर्डर रिसीविंग करने जाएंगे तो आपको ऑर्डर क्वांटिटी में ये 7 दिखाएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम, क्योंकि अब जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 7 है रिमेनिंग, तो 7 यहाँ दिखाएगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रिसीव हुए तो 5 रिमेनिंग में दिखाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई रिसीविंग होगी तो 5 यहाँ दिखाएगा और रिमेनिंग यहाँ इस तरीके से बनाएगा 2 1 और 1। अब यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे इसकी रिसीविंग 9 हुई है और एक्चुअल ऑर्डर क्वांटिटी 10 थी, तो आपका जो ऑर्डर का स्टेटस है, परचेज ऑर्डर का स्टेटस, वो ओपन ही रहेगा। सही है, डन हो गया, ओपन ही रहेगा। जब इसकी क्वांटिटी 100% 10 हो जाएगी तो इसका स्टेटस जो है वो रिसीव्ड हो जाएगा। जब रिमेनिंग भी खत्म हो जाएगा तो ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू रिसीव क्वांटिटी, तो रिमेनिंग आपका 0 हो गया। जब रिमेनिंग 0 हो गया तो इसका मतलब उसका स्टेटस रिसीव हो जाएगा। अच्छा, ये ना सिर्फ एक आइटम के लिए बल्कि परचेज ऑर्डर में जितने आइटम होंगे ये सब पे एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पे आपने 10 आइटम मंगवाए थे और उसकी मुख्तलिफ क्वांटिटीज थी, आपने सब रिसीव करते रहे, एक आइटम ऐसा था जिसकी एक क्वांटिटी नहीं मिली तो भी उसका स्टेटस ओपन रहेगा, रिसीव नहीं होगा। जब ऑल क्वांटिटी रिसीव हो जाएगी तो उसका स्टेटस रिसीव हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेटस है वो है इनवॉइस्ड। इनवॉइस्ड का मतलब है कि रिसीव होने के बाद इसकी लायबिलिटी भी हमने क्रिएट कर ली, इसकी लायबिलिटी क्रिएट कर ली। अगर रिसीव तक की बात होगी तो आपकी जो रिसीविंग वाली डिलीवरी नोट है वो कैंसिल हो सकता है, यहां से कैंसिल हो सकता है। ठीक, अगर इनवॉइस हो गया तो इनवॉइस में ये सब बंद हो जाएंगे, कैंसिल नहीं हो सकता। उस दिन भी मैंने आप लोगों को एक कैंसिल करके दिखाया था, ये देखिए सेम, ये हमने कैंसिल कर दी थी। कैंसिल करने के बाद ये वापस रिमेनिंग क्वांटिटी में खड़ी हो गई थी, जाके ऑर्डर क्वांटिटी रिसीव 0 कर दिया था सिस्टम ने और इसकी रिमेनिंग में खड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद हमने दोबारा इसकी जीआरएन पोस्ट की थी तो ऑर्डर क्वांटिटी रिसीव को और रिमेनिंग को इसने 0 कर दिया था। तो ये स्टेटस समझ में आ गया। इनवॉइस का स्टेटस मतलब हमने अब वेंडर की लायबिलिटी क्रिएट कर दी। जब आप एक दफा इनवॉइस कर देंगे तो अब आपके पास जो जीआरएन कैंसिल करने का, करेक्ट करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद इस परचेज ऑर्डर की रिटर्न डलेगी, इसके अलावा आप इसका कुछ और नहीं कर सकते। इन केस के आपको कोई मसला है, कोई इशू हो गया है तो प्रोडक्ट में, मतलब ओपन ऑर्डर में हम चेंजेस कर सकते हैं, इनवॉइस के बाद चेंज नहीं करते, क्रेडिट नोट बनेगा। या रिसीव्ड में भी, रिसीव्ड स्टेटस में भी अगर कोई गलती हो गई है रिसीविंग में या कुछ, तो आप सही कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपने उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर दी तो उसका रिवर्सल ही है। रिवर्सल मतलब उसका रिटर्न ऑर्डर डलेगा और प्रॉपर तरीके से उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? डन। उसके बाद जो आखिरी स्टेटस आता है वो आता है कैंसिल का, कि आपने कोई पीओ बनाया, ठीक, पीओ बनाने के बाद आपको उसमें कोई इशू नजर आ रहा है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए कैंसिल है, ठीक। अभी आपने पीओ क्रिएट किया बट ड्यू टू एनी रीजन जो है ना, कोई मसला हुआ, वो वेंडर कह रहा मैं आपको ये नहीं दे सकता, तो आप वो परचेज ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, जो अप्रूवल वाला जो कॉलम है सर, इसमें कौन करता है? अप्रूवल वाला जो कॉलम है ये हम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन पे कर रहे थे ना, कंफर्म और सारी चीजें देंगे। जब हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये अभी इस सिनेरियो में ये अप्रूव्ड आता है। बट जो हमारा सिनेरियो है जिसमें हमारे पास, उसमें ये क्रिएट नहीं आता, उसमें हमारे पास ये क्या आता है, ये वर्कफ्लो चलता है इसका। ओके, हमारे पास वर्कफ्लो चलता है। वर्कफ्लो इनेबल करेंगे तो वो क्रिएट आपको ऐसे नहीं करने देगा ना, अप्रूव स्टेट पे डायरेक्ट नहीं लेके जाएगा। सही है, जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे। जब तक के अप्रूव नहीं करेंगे। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को।
जब तक अप्रूव नहीं होगा तो ये कंफर्म नहीं हो सकता। सही है। अभी मैं आप लोगों को इसका लाइव सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि अगर कोई ऑर्डर ड्राफ्टेड पड़ा होगा तो उसको भी दिखा दूंगा, और अगर कोई इन प्रोसेस होगा, इन रिव्यू होगा, जैसे कि ये इन रिव्यू है, ये वाला परचेज ऑर्डर इन रिव्यू है। इन रिव्यू का क्या मतलब है और ड्राफ्ट का क्या मतलब है, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए रिव्यू में मैं इसको कंफर्म करना चाहूं तो कंफर्म नहीं कर सकता, और जब तक मैं कंफर्म नहीं कर सकता तो मैं इस पे आगे कोई काम भी नहीं कर सकता। ये देखें सब बंद है, डिसेबल है, कोई जीआरएन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक ये अप्रूव हुआ ही नहीं है। अब आ जाए ऊपर वाले पे, ड्राफ्ट पे। ड्राफ्ट पे भी सेम सिनेरियो, ये देखें कुछ भी नहीं कर सकते हम। बात समझ आ रही है कि जब हम क्रिएट करेंगे, ये देखें अभी तक ये सबमिट नहीं हुआ। जब हम वर्कफ्लो लगाएंगे तो इसी तरीके से ये आपका वर्कफ्लो चलेगा कि आज मैंने एक परचेज ऑर्डर बनाया बट मैंने सबमिट नहीं किया, तो उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। इन केस कि वो आपने सबमिट कर दिया, एक दफा सबमिट करने के बाद तो ये आपको फिर इसके स्टेटस चेंज हो जाते हैं। लास्ट एक्शन किसने लिया था, कब लिया था, वो सब चीजें आपको इसकी व्यू हिस्ट्री के अंदर नजर आ रहे होते हैं। मैंने रिव्यू बना दिया। अच्छा, मतलब यूजर के पास, किसी के पास भी अथॉरिटी के परचेज ऑर्डर डाल दिया या नहीं, किसी के पास नहीं, हर कोई नहीं डाल सकता। लोकल यूजर को, जिस तरह इनको दिया हुआ है सप्लाई चेन को आपकी नहीं। आरफिन मार्को के पास थे राइट्स टू दो डिफरेंट प्रोडक्ट। ये देखें, यहाँ से आप व्यू हिस्ट्री करके देख सकते हैं कि भाई किसने क्या एक्शन परफॉर्म किया था। तो मुख्तलिफ इसके स्टेजेस होते हैं। आपने वर्कफ्लो में क्या चीज लगाई हुई है, कितने स्टेप्स क्रिएट किए हुए हैं, वो सारी चीजें आ रही होती हैं। किसको असाइन है वो चीज नजर आ रही होती है। ट्रैकिंग डायमेंशन के अंदर जाएंगे तो ये आपको ट्रैकिंग नजर आ रही होती है कि भाई यहाँ से ये इसका वर्कफ्लो स्टार्ट हुआ था, इन्होंने सबमिट किया था, इसके बाद सबमिट होने के बाद ये इनको असाइन हुआ, इन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद ये कहाँ गया, ये इनको असाइन हो गया, इसकी ड्यू डेट, और ये सब चीजें इसमें नजर आ रही होती हैं। बट समझाने का मतलब ये है कि जब तक कि ये कंप्लीट इसका अप्रूव नहीं हो जाता हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। जब ये अप्रूव होके आएगा तो वापस उस यूजर के पास फिर वो यूजर जो है ना ये इनेबल हो जाएगा कंफर्म का बटन। ओके ओके क्लियर है? और जब ये कंफर्म हो गया तो फिर आपकी ये भी एक्टिव हो जाएगा। ये आपने हिस्ट्री कहां से देखी थी? ठीक है, ये एक्शंस में से जाके ये व्यू हिस्ट्री नजर आती है, सही। ये वर्कफ्लो पे नजर आती है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्कफ्लो बंद किया हुआ है तो इस वजह से आपको नजर नहीं आएगा। राजी हो गए मतलब 3 साल कुछ नहीं का साल अब ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं बोलने वाला है नहीं। ठीक है,
ये बात समझ आ गई? इसका हम्म। कंफर्म क्या होता है, अप्रूव क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, इन रिव्यू क्या होता है? ये स्टेटस जो है ना, अप्रूवल के स्टेटस है ये मुख्तलिफ, कि अप्रूवल के क्या क्या स्टेटस है। जब एक दफा अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप अप्रूव होने के बाद ही आपका ये कंफर्म वाली स्क्रीन, ये वाले बटन इनेबल होंगे, अदरवाइज वो बटन डिसेबल ही रहेंगे। ठीक है, अब परचेज ऑर्डर के मुतालिक कोई सवाल है तो पूछ लें। फवाद करते हैं चेयर में है फवाद ये यहाँ क्लिक करो ना माउस, वीडियो कैसे बैठा हाँ ये सब अच्छा, अब आ जाएंगे इसका परचेज ऑर्डर रिटर्न कैसे होगा। इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं कि परचेज ऑर्डर बनाना है या उसका रिटर्न ऑर्डर बनाना है। तो अगेन परचेज ऑर्डर पे हमने क्लिक किया, परचेज ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हमने अपना वेंडर सिलेक्ट किया, और यहाँ जनरल में जाके इसको हमने टाइप बता दी रिटर्न ऑर्डर। ओके, अच्छा आरएमए नंबर, आरएमए क्या होता है? रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथेंटिकेशन, रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथेंटिकेशन नंबर। ठीक है, ये एक रिटर्न ऑर्डर का नंबर होता है। हमने ये नंबर यहाँ पे डाला, जनरेट करेगा, खुद डालना पड़ेगा। नहीं ये खुद जनरेट करना पड़ता है, खुद बताना पड़ता है। जब आप रिटर्न ऑर्डर बनाते हैं तो उसके ऊपर आप ये आरएमए नंबर जो है ना खुद लोगों को जा रहा होता है कि ये आरएमए नंबर है, रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथेंटिकेशन। Verification नहीं हो सकती, आपने भी एक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा सेम नंबर एक्सेप्ट इन केस कि आपने एक दफा आरएमए नंबर डाल दिया तो वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये यूनिक नंबर होता है। ओके किया, ओके करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां से सिलेक्ट करें या फिर आप उसके जो परचेज ऑर्डर है वहां से आप उसको आइटम को कॉपी कर लें। ये परचेज ऑर्डर है एक, और एक ये ऑर्डर है। ठीक है, हमने कहा इसको हमें रिटर्न करना है। आपने यहां से जस्ट इसको माइनस करना है और जितनी क्वांटिटी है, फर्ज करो ये 10 क्वांटिटी थी बट रिटर्न एक करनी है, तो आप यहाँ पे -1 आपने किया और इसको ओके प्रेस कर दिया। ठीक, ओके प्रेस करने के बाद मार्किंग में आए और आपने इसको, इस परचेज ऑर्डर को इसके साथ मार्क कर दिया। राइट, अब आपने दो काम किए। एक आपने काम किया कि इस आइटम को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने क्या काम किया कि आपने एसोसिएट कर दिया कि कौन सा परचेज ऑर्डर रिटर्न हो रहा है मार्किंग के थ्रू। मार्किंग पे गए और आपने बता दिया कि मैं ये वाला, ये देखें ये टिक लगा हुआ है जिस पे मैंने मार्क किया था कि इसको रिटर्न कर रहा हूं। अच्छा, ये मार्किंग का फायदा क्या है? एक्चुअल फायदा ये होता है कि जिस कॉस्ट पे आपने परचेज किया था उसी कॉस्ट पे आपने जो है उसको रिटर्न कर दिया। अगर आपने फर्ज करो कि ये रिटर्न जो है मार्किंग नहीं बताई कि किस पीओ के थ्रू है, तो सिस्टम उसका, अगर आपने वेटेड एवरेज इनेबल किया हुआ है तो उसकी वेटेड कॉस्ट उठा के भी रिटर्न कर सकता है। समझ रहे हैं? जो कि गलत होगा, फिर आपकी वेटेड कॉस्ट जो है वो वेरी करती रहेगी। तो आपने बता दिया कि भाई मैं ये वाला पीओ आया था ना, इस पीओ के अगेंस्ट ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ।
तो मैं मार्किंग में जाके आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? सही। अगेन इस रिटर्न ऑर्डर का भी वर्क फ्लो चलेगा सही। जब वर्क फ्लो इनेबल होगा, और वर्क फ्लो इनेबल होगा तो उसके बाद ये जब कंप्लीट वर्क फ्लो के बाद ये इनेबल हो, कंफर्म का बटन इनेबल होगा, ये आपने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आपने इसकी प्रोडक्ट रिसिप्ट बनाई, ये देखें, ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है। ऑलरेडी अगर यूज्ड होगी तो वो आपको मना कर देगा। यहाँ पे देखिए माइनस क्वांटिटी, सब जगह जहां पे ऑटोमेटिकली फिर वो माइनस कर। माइनस कर देगा। तो यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस माइनस में नहीं आएगी? वो ऑटो कर देगा, Okay. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी को बताना है। अच्छा, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि भाई रीजन क्या है इसका रिटर्न करने का, तो ये आप अपने जो है ना मल्टीपल रीजन क्रिएट कर सकते हैं। कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब जरूरी नहीं, मैं तो एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ना। आपके पास अगर फर्ज करो कि 50 प्रोडक्ट परचेज करते हैं मुख्तलिफ, तो आप पूरे रिटर्न जो है ना एक्शन जो है ना वो क्रिएट करके रख सकते हैं कि भाई क्या मसला हो सकता है। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट किया, बोलो। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसकी प्रोडक्ट रिसिप्ट बनाई। ये माइनस दे तो रहा है, सही। वो उस वक्त ये यूनिट प्राइस तो पॉजिटिव ही दिखाएगा, वरना तो वो मल्टीप्लाई Okay, करके okay. पॉजिटिव कर देगा उसको। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए। और यहाँ से आपने इसको ओके प्रेस कर दिया। अब इनवॉइस पे गए, इसका मैं अभी आपको फायदा भी दिखा दूंगा। इनवॉइस पे गए और आपने पर्टिकुलर इनवॉइस को पोस्ट कर दिया। ठीक, अब जब जाके इस वेंडर की लायबिलिटी आप चेक करेंगे तो आपकी ये 70,000 माइनस करके आपको बैलेंस इसका शो कर रहा होगा 90,000। ठीक, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, ओपन ट्रांजैक्शन, तो आपको इसकी 3 ट्रांजैक्शन नजर आ रही होंगी। ये आपका डेबिट में, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। क्लियर है? इनवॉइस के बाद कर सकते हैं उसको कैंसिल, रिटर्न नॉट कैंसिल। कैंसिल नहीं हो सकता। मैंने बताया कि अगर इनवॉइस हो गया ना फिर तो उसका पूरा प्रोसेस आपको रिवर्सल डालना पड़ेगा, जैसे कि रिटर्न ऑर्डर, कि भाई आप ये जैसे मैंने पूरा प्रोसेस चलाया है कि उसका रिटर्न ऑर्डर बनाया, वो लैपटॉप फॉल्टी था, मैंने वापस रिटर्न कर दिया उसको, और किस कॉस्ट पे रिटर्न किया वो भी आ रही है तो यहाँ पे। समझ गए? अच्छा, इस आइटम की भी ट्रांजैक्शन में आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरीके से आप इसकी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, और उसकी क्या कॉस्ट बन रही है वो भी हम देख सकते हैं। ये चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ये देखिए, ये परचेज हुआ था 70,000 पे, और हमने फिर इसको सोल्ड वापस, यानी कि यहाँ पे स्टेटस क्या आएगा, सोल्ड निकल गया, रिटर्न -70। ठीक है, और इसकी कॉस्ट भी देख लेंगे 70 से आया था। ये मार्किंग की वजह से है, ये मार्किंग की वजह से आपने जिस परचेज ऑर्डर को मार्क किया है उसकी जो कॉस्ट होगी उसके मुताबिक ही वो एडजस्ट कर देगा, रिटर्न करेगा। हर एक की अपनी अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। वेंडर की ट्रांजैक्शन आप अलग देख सकते हैं, आइटम की ट्रांजैक्शन आप अलग से देख सकते हैं। ये सारी ये वाली चीजें मैंने आप लोगों को मेरी फर्स्ट जो सेशन था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। इवन ये कि अगर आप इसमें डायमेंशन भी एक्टिव कर लें तो आपको इन्वेंटरी डायमेंशन, तो वो आपको डायमेंशन भी बताएगा कि भाई ये कहाँ पे आया था, कहाँ परचेज हुआ था, कहाँ सेल हुआ है। तो इस पे रेफरेंस पे लिखेगा, मतलब ये परचेज ऑर्डर ही लिखेगा इसको। ये परचेज ऑर्डर, जी जी, यहाँ पे परचेज ऑर्डर लिखेगा, बट यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे आपको ये रिटर्न ऑर्डर देगा। ये सही है? क्लियर? कोई सवाल है तो इसके मुतालिक आप लोग पूछ सकते हैं। फवाद, कोई सवाल है तो पूछ लें।
अस्सलामुअलैकुम। आवाज नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम। सलाम। आवाज आ रही है मेरे आप? जी बोलिएगा थोड़ा सा। ये जैसे आपने बताया कि कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं या सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, तो जो परचेज ऑर्डर में कोई मिस्टेक होती है, अभी जैसे रिसेंटली हमारे साथ हुआ है कि परचेज ऑर्डर में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो उसमें परचेज ऑर्डर जो है वो मतलब रिटर्न का यही प्रोसीजर होगा जो आपने अभी मैं बताया कि इस तरह से हम उसको रिटर्न करके उसको सीधा कर सकते हैं या फिर कैंसिल करके दोबारा से नए प्रोसेस में डालना है उसको? नहीं, देखें अगर तो आपने उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है तब तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कोई ट्रांजैक्शन कर दी और जीआरएन बना दी, जीआरएन के जी, बाद इनवॉइस भी कर दी, अगर फर्ज करें जीआरएन के बाद इनवॉइस भी कर दी, तो आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है सिवाय रिटर्न के। अगर अच्छा, जीआरएन हमने उसका मतलब वो जी जी फवाद अगर जीआरएन तक की होगी तो वो जीआरएन कैंसिल हो सकती है। अगर जीआरएन से भी पहले अगर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं की है तो वो कैंसिल हो सकता है। सही है। अब जैसे वो सर जी पीओ था, उस पर मैंने सर्विस नोट बना दिया, जीआरएन या सर्विस नोट जो भी है, वो इनवॉइस भी हो गया। उसका सिवाय रिटर्न के और कुछ नहीं हो सकता, नहीं कुछ। सही है, मतलब वो फिर वो अपनी असली हालत में आ जाएगा पीओ वापस? नहीं, पीओ अपनी असली नहीं नहीं नहीं, पीओ अपनी असली हालत में नहीं आएगा। ये याद रखो कि पीओ ये जो उसकी वेंडर की लायबिलिटी थी ना वो असली हालत में आ जाएगी। पीओ अपनी असली हालत में नहीं आ सकता। पीओ तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, वो पॉजिटिव का रहेगा, ये नेगेटिव का रहेगा। अब हमने जो लैपटॉप की बात की है, जो ये वाला जो पीओ है ये अपनी जगह पॉजिटिव का रहेगा और ये वाला जो पीओ है ये नेगेटिव का रहेगा। बट इसकी इसकी जो लायबिलिटी क्रिएट की थी हमारे ऊपर आ गई थी ना, वेंडर की लायबिलिटी आ गई थी कि भाई पैसे देने हमें 70,000 रुपए, तो 70,000 रिटर्न हो गए, हमने वो वापस कर दिया। सिर्फ उसकी मैंने आपको ये दिखाया अभी, वापस से बताता हूँ कि जी माइनस में आ रहा था। जी नहीं, मैं बैलेंस ये देखिए, बैलेंस जो है ना वो अब उसका 90,000 रह गया, जो मैंने पहले दिखाया था 160,000 था उसका बैलेंस हमारी तरफ। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो परचेज ऑर्डर है उसका स्टेटस नहीं चेंज होगा। जो आप जिसको परफॉर्म कर चुके हैं वो चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती जो आप कर चुके। सिर्फ क्या होगा कि आपने उसकी लायबिलिटी रिवर्स कर दी बस, और वो मटेरियल जो आया था इन्वेंट्री में इन हुआ था वो भी वापस चला गया मेरे पास। अब मैं जाके ऑनलाइन इन्वेंट्री देखूंगा तो मुझे एक नजर आएगा, ना कि वो सारे नजर, दो नजर आएंगे। मैंने दो परचेज किए थे, एक मैंने रिटर्न कर दिया तो एक ही नजर आएगा ऑनलाइन इन्वेंट्री में। बात समझ आ रही है? ठीक है फयाद भाई, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, उसके बाद एक चीज है प्रोक्योर टू पे साइकिल, P2P। इसको समझ लें जरा। P2P का मतलब क्या होता है कि इसका प्रोसेस होता है बेसिकली। वो प्रोसेस आप लोगों को समझना जरूरी है कि क्या चीज होती है। सबसे पहले होती है परचेज रिक्विजिशन, जिसे PR कहते हैं, क्रिएशन एंड सबमिशन, राइट। उसके बाद है PR का अप्रूवल, कि पहले आपने परचेज रिक्विजिशन बनाई, उसको सबमिट किया, उसके बाद है उसकी अप्रूवल। अब अप्रूवल मल्टीपल होती है। आप मल्टीपल से मुराद है कि आपने वर्कफ्लो के अंदर कंडीशन लगाई है कि भाई मेरा 3 स्टेप का वर्कफ्लो है, मुख्तलिफ कंडीशन है। एचओडी की लिमिट फॉर एग्जांपल 10,000 है या 50,000 है। इससे ऊपर अगर अमाउंट होगा PR का तो वो CFO के पास जाए, उससे भी ऊपर होगा तो CEO के पास जाए। तो ये वर्कफ्लो के अंदर कंडीशंस लगती हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि कितने लोग उसको अप्रूव करें। क्या फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से सिनेरियो है कि कमेटियां बनी हुई हैं, ठीक है। कमेटी बनी हुई है अप्रूवल के लिए कि भाई अगर 1 लाख की चीज होगी तो ये 3 लोग अप्रूव करेंगे। अब वो 3 लोग सब अप्रूव करेंगे या 3 में से 2 अप्रूव करेंगे,
मेजॉरिटी अप्रूव करेंगे या किस तरीके से, वो सारी कंडीशंस हमारी वर्क फ्लो के अंदर लगती हैं, ठीक है। ये जो वर्क फ्लो का अप्रूवल होगा, उसका वर्क फ्लो जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें वो चीज मेंशन होती है कि भाई एक बंदा अप्रूव करे या दो करे या सब करें। जितने बंदे आप मेंशन करेंगे वो सब तो सब अप्रूव करेंगे तभी वो आगे चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। उसके बाद अप्रूवल के बाद आपका आता है रिक्वेस्ट फॉर कोट। रिक्वेस्ट फॉर कोट, रिक्वेस्ट फॉर कोट क्या चीज होती है कि जब आपकी परचेज रिक्विजिशन का मतलब ये होता है कि ये आइटम आप मंगवा लो, उसके बाद आपका आ जाता है कि आप इसको अप्रूवल प्रोसेस के अंदर एक चीज आती है कि भाई उसको अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो एंड हो जाती है, और अगर अप्रूव हो जाती है तो आगे चलेगी, कंडीशन होती है ना, ठीक। उसके बाद आपकी आ जाती है रिक्वेस्ट फॉर कोट। रिक्वेस्ट फॉर कोट में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पीआर के अगेंस्ट आप एक रिक्वेस्ट ऑफ कोट बनाते हैं कि वेंडर को सेंड करते हैं कि मुझे इस आइटम की प्राइसेस सेंड करो, अच्छा, इस आइटम की प्राइसेस सेंड करो। अब उसके अंदर वारंटी भी वो होती है, उसमें क्वालिटी भी होती है, वारंटी भी होती है, क्वांटिटी भी होती है, मल्टीपल उसके अंदर सिनेरियोज आ जाते हैं कि भाई किस किस बेस पे आप उसकी मार्किंग करेंगे। 3 वेंडर्स को आपने रिक्वेस्ट फॉर कोट सेंड की, उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी कोटेशन भेजी और उसको आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर में आपके क्राइटेरिया मैप होगा कि भाई ये डिलीवरी 7 दिन में देगा, ये इतने पैसों में देगा, इसकी वारंटी इतनी है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी देगा, ये सारी चीजें मेंशन होंगी उसके अंदर, सबकी मेंशन की और आपने कंपेयर किया। वो हम रिक्वेस्ट फॉर कोट नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे तो फिर समझ में आएगा। जब आपने कंपेयर कर लिया, उसमें से एक एक्सेप्ट होगा, बाकी रिजेक्ट होंगे, एक एक्सेप्ट होगा, बाकी रिजेक्ट होंगे। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली पीओ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब पीओ क्रिएट हो गया तो पीओ कंफर्म होगा, पीओ कंफर्म होगा तो प्रोडक्ट रिसीट होगी, प्रोडक्ट रिसीट होगी तो वेंडर इनवॉइसिंग होगी, वेंडर इनवॉइसिंग होगी तो वेंडर पेमेंट होगी, और उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अभी हमने क्या क्या सिनेरियो देखे, अभी हमने परचेज रिक्विजिशन नहीं देखी, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। हमने पीओ से देखा है, पीओ हमने क्रिएट किया, पीओ कंफर्म किया, पीओ को रिसीव किया, पीओ की इनवॉइसिंग की। अभी हमने पेमेंट भी नहीं देखी, पेमेंट भी हम नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है, और उस पेमेंट को उस इनवॉइस के साथ किस तरीके से नॉक ऑफ करना है कि भाई ये जो मैं पेमेंट दे रहा हूँ ये इस इनवॉइस के अगेंस्ट दे रहा हूँ। तो ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड प्रोक्योर टू पे साइकिल, P2P। ये कंप्लीट आपका साइकिल होता है कि एक थिंकिंग से, यानी कि परचेज रिक्विजिशन से लेके वेंडर को पेमेंट देने तक पूरा एक साइकिल होता है। ठीक है, आज हमारा परचेज ऑर्डर का जो सिनेरियोस थे जितने भी वो हमने आज कवर कर लिए। उसमें P2P भी हमने देख लिया, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन और RFQ वगैरह जो है ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप परचेज रिक्विजिशन बनाएंगे, किस तरीके से उसमें ऐड आइटम्स को ऐड करेंगे, वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और RFQ किस तरीके से उसका बनेगा वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें एक सवाल ये करना था कि जी। जो परचेज ऑर्डर जब बन जाए, ठीक है, और वो इनवॉइस नहीं हो, ठीक है, लेकिन रिसीव हो गया, परचेज ऑर्डर रिसीव हो गया, इनवॉइस नहीं, तो उसमें अगर हम कोई चेंजिंग करना चाहें, जैसे क्या चेंजेस, जैसे अगर हम जैसे जो कोई भी आइटम से अभी हमने वेंडर क्रिएट करा, उसमें अगर हमने जो भी हमारी आइटम क्रिएट है उसमें से एक आइटम कम हो गया और वो उसको एडिट करना है, कैंसिल नहीं करना लेकिन एडिट करना है, कंफर्म करने के बाद एडिट करना है, तो वो हो सकता है। देखें, अगर इस वर्कफ्लो आपने इस परचेज ऑर्डर के ऊपर वर्कफ्लो इनेबल किया हुआ है, तो जब आप इसके अंदर लाइन ऐड करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लाइन ऐड करेंगे और इसमें कोई आइटम आप लगाएंगे, ऐड करेंगे, तो उसका जो वर्कफ्लो होगा ना वो इनेबल हो जाएगा वापस से। क्या होगा? वर्कफ्लो इनेबल हो जाएगा वापस, ये बात याद रखना। अभी तो इस पे तो वर्कफ्लो मैंने हटाया हुआ है ना, ये तो टेस्ट पे है। पिछला वाला डिलीट कर सकते हैं? डिलीट नहीं कर सकते,
ये देखो डिलीट का बटन बंद है, डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट तो वैसे ही नहीं कर सकते, छुपा सकता है भाई। डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा देखें एक चीज और देख लें कि जब आइटम रिसीविंग ये वाला आइटम ऐड करने से पहले यहाँ पे ये सब चीजें बंद थी, ठीक है, अब ये वापस से इनेबल हो गया। एक चीज और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब आप परचेज ऑर्डर आपने कंफर्म किया था तो उसकी वैल्यू थी ये 50.1 मिलियन, 51 लाख, राइट, ये थी। अब मैं दोबारा कंफर्म करने जा रहा हूं, अब आप ये देखिएगा इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये देखिए, ठीक है। आपने पहले वेंडर को ये वाली चीज भेजी थी कि भाई मुझे ये दे दो, अब आपने जो रिवाइज भेजा वो ये भेजा, ठीक, बात समझ आ रही है, रिवाइज भेजा ये वाला पीओ, इसका प्रिंट आउट आपने लेके भेजा, बट ये विदाउट अप्रूवल आप ऐड नहीं कर सकते इसमें। ओके मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी तो मैं इसमें वर्कफ्लो इनेबल कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि किस तरीके से चेंजेस करेंगे तो वो एकदम से वापस इनेबल हो जाएगा। अब ये जो कंफर्मेशन का बटन था ना, कंफर्म वाला बटन, ये इनेबल नहीं होगा विदाउट अप्रूवल। अगर आपने कोई छेड़छाड़ की उसमें अप्रूव होने के बाद भी की तो वो वापस खड़ा हो जाएगा जाके। आप अब जब वो वापस खड़ा हो गया, अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये बात, अगर आपने उसमें कोई अप्रूवल के बाद कोई भी छेड़छाड़ की तो वो वापस अपनी प्रीवियस स्टेट पे खड़ा हो जाएगा, यानी कि वर्कफ्लो में जाने के लिए अब आप उसमें रिसीविंग भी नहीं कर सकते, कुछ और काम भी नहीं कर सकते, उसे कंफर्म भी नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो वर्कफ्लो कंप्लीट होकर वापस ना आ जाए। ये बात समझ आ गई? ये कई दफा ऐसे सिनेरियोज आ चुके हैं कि जब एक अप्रूव करके असलम साहब ने भेजा यहाँ पे तो उन्होंने उसमें कोई और चेंजेस कर दी, जब चेंजेस की तो वापस से सबमिट का बटन आ गया, अब वो कुछ और तो कर ही नहीं सकते उसमें, वापस सबमिट किया तो असलम साहब ने कहा ये तो मैंने अप्रूव किया है। या भी रिसेंटली सिनेरियो हुआ था, भाई ठीक है ये हुआ था तो इसमें ये चीजें थी, ये कम थी तो हमने ये ऐड ऑन की है, मतलब वो फिर प्रॉपर जस्टिफिकेशन होती है कि भाई आपने इसमें जब अप्रूव, देखिए अप्रूव डॉक्यूमेंट जो होता है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है कि भाई आपने ये अप्रूव करवा लिया, अगर ये वर्कफ्लो दोबारा ना चले फर्ज करो, फिर तो आपके अपने इख्तियार में हो गया ना सब कुछ कि भाई कुछ भी चेंज कर दो आप। तो आपने जो है 10 लाख रुपए की अप्रूवल ली थी, आपने 5 लाख का और उसमें कुछ ऐड किया और आपने पीओ इशू कर दिया, आप कहेंगे कि ये तो अप्रूव्ड है, समझ रहे हैं? और ये कंफर्मेशन पे पूरी हिस्ट्री बनाता रहता है, कंफर्मेशन पे हिस्ट्री बनाता है, लॉग बनाता है पूरी कि भाई कितनी दफा आपने ये कंफर्म किया, कितनी दफा, और हर दफा क्या अमाउंट चेंज थी, सेम अमाउंट से ये आप लेके चल रहे थे इसको। जितनी दफा आप कंफर्म करते रहेंगे वो पूरी हिस्ट्री बनाता चला जाएगा। बट वर्कफ्लो होगा तो वो फौरन वर्कफ्लो इनेबल कर देगा, आपको वो कुछ करने नहीं देगा। अगर आपने उस अप्रूव्ड पीओ में कुछ कर दिया ना, वो आपको कुछ नहीं करने देगा, वो कहेगा कि अब इसको वापस से अप्रूव कराओ, आपने ये छेड़ा है। कोई भी चीज छेड़, मतलब सिर्फ अमाउंट या आइटम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चीज आप चेंज कर देंगे ना, वेयर हाउस चेंज कर दिया या कुछ और चेंजेस कर दी, तो वो कहेगा कि अब इसको वापस से अप्रूव करो, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट, परचेज ऑर्डर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी वेंडर को देने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को परचेज रिक्विजिशन और आरएफक्यू, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमारा जो है ना आरएफक्यू और परचेज रिक्विजिशन होगी, बनेगी, किस तरीके से आगे वो चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें मैं आप लोगों को परचेज एग्रीमेंट बताऊंगा कि किस तरीके से आप परचेज एग्रीमेंट बना सकते हैं, वैल्यू बेस, कैटेगरी बेस और क्वांटिटी बेस, मुख्तलिफ सिनेरियोज जो होते हैं वो फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी हमारी परसों जो क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें हम जो परचेज ऑर्डर और आरएफक्यू को कवर कर रहे होंगे। आज का जो चीजें हमने कवर की हैं उसमें परचेज ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी सिनेरियोज थे और जितनी भी चीजें थी वो कवर की हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से। 30 मिनट ऊपर होता है। मैं एक परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ,
3 क्वांटिटी का, बट उसमें मैं रिसीव करूंगा 1 या 2 क्वांटिटी। बस ये मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कि मैं बता सकूं। ये क्वांटिटी मेरी 3 है, ये मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मैं प्रोडक्ट रिसीप्ट पे गया और प्रोडक्ट रिसीप्ट पे मैंने बताया कि भाई मेरे पास इसकी क्वांटिटी आई है 2, ठीक, 3 कर लो, 1 कर लो, ठीक, और मैंने इसको रिसीव कर लिया। सही। जब आप रिसीव कर लेंगे तो एक चीज मैं वापस से दिखा देता हूँ कि ये देखें, ऑर्डर क्वांटिटी और रिसीव। अब इस एक कुछ दिन के बाद वो एक और लेके आया, मैं सिर्फ दिखाने जा रहा हूँ कि एक और मैंने किस तरीके से रिसीव किया। लाइन पे गए तो वो क्या कह रहा है, ऑर्डर क्वांटिटी 2। बात समझ आ रही है? सही। अब अगर फर्ज करो कि आपने कहा कि भाई मुझे 1 मिली है, तो आपने इसको भी रिसीव कर लिया, 2 रिसीव हो गई, बाकी है। ठीक है। अब रह गई 1। प्रोडक्ट रिसीप्ट पे जाएंगे, आप इस पे जाके लाइन पे जब जाके देखेंगे तो ये आपको कहेगा 2 ऑर्डर, जो मैं अभी सिनेरियो आप लोगों को बता रहा था कि ऑर्डर क्वांटिटी 2 थी, रिसीव 1 हुई है, 1 रिमेनिंग है। और अगर आप इससे पिछले वाली इनवॉइस पे जाके रिसीप्ट पे देखेंगे तो 3 क्वांटिटी थी, 1 रिसीव, 2 रिमेनिंग। क्लियर है? सही है। अब रह गई 1। अब आ जाए पीछे। अब ये देखें इसका स्टेटस है ओपन। ओपन, वही बात जो प्रश्न है। ओपन, ठीक। अब मैं गया इधर, मैंने कहा कि मेरी कितनी रिमेनिंग है, ये आपको बताएगा 1 रिमेनिंग है। वो कह रहे यार 1.5 महीना हो गया मैं कोशिश में हूं बट मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं। आपने कहा अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप 2 की पेमेंट ले लो मुझसे, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ठीक है, 1 की क्वांटिटी मैं आपको कैंसिल कर रहा हूं। अगेन इसका स्टेटस देख लें, क्या है, ओपन है, राइट। मैंने कहा कि कैंसिल कर दो 1 क्वांटिटी, ठीक। स्टेटस क्या है, रिसीव्ड। क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने आपसे जो ऑर्डर किया था आप वो डिलीवर करने में अनेबल रहे, नहीं दे सके, तो लिहाजा जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी थी वो हमने कैंसिल कर दी, वो हमने किसी और वेंडर को दे दी, फर्ज कर लें, और हमने आपके पास से कैंसिल कर दी, तो उसका स्टेटस क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। आप अगर इसके अंदर जाके देखेंगे तो आपको इसकी पूरी ट्रांजैक्शन मिल रही होगी। यहाँ पे 3 क्वांटिटी थी, 2 रिसीव, और यहाँ पे 1 थी, 1 रिसीव, 1। अच्छा यहाँ पे लाइन इंक्वायरी, ठीक। ये देखें, ये आपको बता रहा होता है कि भाई 3 क्वांटिटी, अच्छा ये एनी टाइम बता रहा होता है 3 क्वांटिटी थी, अभी 2 की इनवॉइस नहीं हुई, 2 ही रिसीव हुए हैं, डिलीवर रिमाइंडर कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या कि भाई 1 थी जो वो भी हमने कैंसिल कर दी। क्लियर है ये बात जी? ये सिनेरियो बताना था। अब आ जाए एक और सिनेरियो बताना था इस पे, इनवॉइसिंग का। अब जब मैंने रिसीव किया, अब मैंने 2 अलग अलग डिलीवरी चालान पे ये चीज रिसीव की है, 2 अलग अलग डिलीवरी चालान पे। जब मैं इनवॉइस करने जाऊंगा तो ये मुझे मल्टीपल इनवॉइस दिखाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये दिखा रहा है, क्या कह रहा है ये, मल्टीपल। अब इसमें से आपके पास चॉइस है कि उसने इनवॉइस 1 क्वांटिटी जब दी तो 1 भेजी, अलग भेजी थी इनवॉइस, या दोनों की कंबाइन भेजी है। मैं आपको दोनों की अगर कंबाइन भेजी है तो आपने जस्ट इसमें कोई चीज चेंजेस नहीं करनी, आपने जस्ट इनवॉइस नंबर इसमें बताया और आपने यहाँ से पोस्ट कर दिया, ठीक। बट ये तो कोई मतलब आसान सिनेरियो है ना कि मल्टीपल इनवॉइस, मल्टीपल डिलीवरी चालान की 1 इनवॉइस, ये तो आसान सिनेरियो है। अब थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो क्या होगा कि भाई मेरी जो डीसी है वो तो मैंने मल्टीपल बनाई है, बट जो इनवॉइस है ना, इनवॉइस, वो इनवॉइस जो है ना वो अलग अलग है। तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे आप,
अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे कि आपने ऊपर क्लिक किया मैच प्रोडक्ट रिसीट के ऊपर, और आपको ये कह रहा है कि एक 23 नंबर डीसी था, एक 24 नंबर। मैंने कहा कि भाई ये जो इनवॉइस बनाने जा रहा हूं ना, मैं सिर्फ इस एक की बनाने जा रहा हूं। तो आपने यहाँ से इसको एक को अनसिलेक्ट कर दिया, राइट, अनचेक किया, ये आपको बताएगा डू यू वांट टू अपडेट फॉर ऑल, मैंने कहा यस। ये देखो ये इनवॉइस, अब ये इनवॉइस एक क्वांटिटी की बना रहा है। ये बात क्लियर है क्लियर। भाईजान, बात क्लियर है? बिल्कुल। अगेन अगर आपने कहा नहीं यार मैं दोनों की कंबाइन करूंगा तो इस पे चेक लगा दे, अब वो आपको उसमें एक इनवॉइस नहीं देगा, वो कहेगा मल्टीपल, क्योंकि फील्ड तो एक है ना, उसमें वो कहेगा मल्टीपल इनवॉइसेस है। जब आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो वो आपको बता रहा होगा कि इनवॉइस नंबर 23, इनवॉइस नंबर 24। प्रीवियस इनवॉइस भी देगा, नेवल इनवॉइस भी देगा। जो आपने जो डीसी जो ली हुई है प्रीवियस वाली नहीं, जो आप रिसीव कर चुके हैं वो दोनों दे रहा है आपको, ये दोनों दे रहा है ना, दो मैंने दोनों पे चेक लगा दिया, दोनों पे चेक लगा दिया, तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई आप दोनों लेनी है तो एक इनवॉइस बना सकते हैं, अलग अलग बनानी है तो आप इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। क्लियर है बात? बस ये वाला सिनेरियो। क्वेश्चन फवाद का क्या क्वेश्चन है? एक बंदा बचाएगा। जी फवाद जल्दी से पूछो। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। अच्छा फरियाद भाई, ये जो ब्लैंकेट ऑर्डर वगैरह हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 साल की अगर कोई सर्विस ले रहे हैं, जैसे अमन फाउंडेशन के केस में होता है, तो उसमें जो क्वांटिटीज बच जाती हैं एट द एंड ऑफ ईयर, जितनी हम कंज्यूम कर चुके होते हैं, वो जो रिमेनिंग कैंसिल कर सकते हैं, जी जी ऐसे वो इसी तरह होती है कैंसिल जैसे आपने बताया। एग्जैक्टली ऐसे ही होती हैं, बिल्कुल 100% ऐसे होती है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है इसका। ठीक हो गया फिर, ठीक है, यही एक ठीक है, ओके, थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग